नमस्कार। न्यूज़ बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हम एक पैनल डिस्कशन करेंगे जिसमें हमारे साथ हैं महाराष्ट्र मुंबई से मिहिर देसाई। मिहिर देसाई एक मानव अधिकार वकील हैं, यूसीएल संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं अक्षय सावंत, जो मुंबई राइजेस टू सेव डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। वो आईआईटी मुंबई में पीएचडी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं सुष्मिता, जो शोधकर्ता हैं और पत्रकार हैं। आप सभी का आज हमारे कार्यक्रम चोखी बात में स्वागत है। नमस्कार जी। हम अपनी बातचीत की शुरुआत मिहिर देसाई से शुरू करेंगे। मिहिर जी, देश में इस वक्त ऐसी हालत है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया है, खास तौर से किसान आंदोलन के संदर्भ में, और उनको परजीवी कहा है। और जमीनी हालत यह है कि जेलों में 83 साल के फादर स्टैन स्वामी से लगाकर 21 साल की दिशा रवि तक जेल में डाल दी गई है। और ये सभी लोग पर्यावरण, मानव अधिकारों की और दूसरे लोक अधिकारों के मुद्दों पर काम करने वाले लोग हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सब में संविधान, कानून, प्रोटोकॉल्स और जो एथिक्स है, इंसानियत है, क्या उसका कोई उल्लंघन हो रहा है? नमस्कार हिमांशु जी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हो रहा है आजकल हमारे देश में, खास करके 2-3 साल से, थोड़े ज्यादा साल से हो रहा है, वो सीधा हमारे संविधान के खिलाफ है, मानव अधिकार के खिलाफ हो रहा है, मोरालिटी जिसे कहे उसके खिलाफ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि पहले लोग गिरफ्तार नहीं होते थे। हमें मालूम है, जैसे विनायक सेन है वो गिरफ्तार हुए थे, सोनी सोरी गिरफ्तार हुई थी। तो पहले भी ये लोग को गिरफ्तार किए गए थे। ऐसा नहीं है कि दूसरी कोई गवर्नमेंट मानव अधिकार की बहुत उनको अच्छी तरह से देखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस एस्टैब्लिशमेंट की जब बात करेंगे, जब प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट है, तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई भी डिफरेंस या कोई भी डिसेंट, कोई भी अलगाव हम किसी भी बात पे भी मतभेद हो, मतभेद स्वीकारना नहीं चाहते हैं। और खास करके क्या होता है कि ये जो मतभेद बड़े बड़े सवालों पे आता है, या तो फार्मर्स एजिटेशन हो, या सीए एनआरसी हो, या कश्मीर का इश्यू हो, या कौन सा भी इश्यू हो, तो वहां ये मतभेद को आगे लाने वाले जो होते हैं, कई बार वो मानव अधिकार के जो रक्षा करते हैं वो लोग होते हैं। पर्यावरण का सवाल है, वहां भी वही होता है कि वो आगे लाने वाले लोग वो होते हैं। तो पहले तो उन्होंने ये किया कि जो आगे लाने वाले लोग हैं, इस बात को लोगों के सामने रखने वाले लोग हैं, उनको पकड़ के अंदर अंदर कर दिया जाए। वो किया उन्होंने, जैसे कि भीमा कोरेगांव केस में, जैसे गौतम नवलखा है, सुधा भारद्वाज है, अनंत तेलतुंबडे है, और बाकी भी कई लोग हैं जिनको पकड़ के अंदर कर दिया। उसी तरह से आप देखते हैं कि दिल्ली के रायट के केस जो बनाया गया, या तो फिर अभी फार्मर्स एजिटेशन बनाया गया। तो पहले तो जो बात करते थे, जो मानव अधिकार के ऊपर बहुत समय से बात करते हैं, वो लोग को अंदर डाला। उसके बाद उनका जो अलग अब जो निशाना है वो यंगर लोग के ऊपर है, कि जो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जामिया के हो, चाहे वो जेएनयू के हो, चाहे वो अभी जो दिशा हो, या निकिता हो, या शांतनु हो, जो भी है, वो स्टूडेंट्स के खिलाफ, अभी स्टूडेंट्स को भी कुछ भी डिफरेंसेस बताने नहीं चाहिए। तो अभी उनके खिलाफ उनके खिलाफ भी पकड़ के अंदर डालना चालू कर दिया है। तो कोई भी डिफरेंस, कोई भी डिसेंट किसी भी तरह का, जो डेमोक्रेसी में हमारा हक होता है,
जी। तो ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारे संविधान ने हमें गारंटी किया है, जी। राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, वो गारंटी किया है। जी। तो ये गारंटीज को वो लोग जो हमारी गारंटीज है उसको बाजू में रख के जी। लोगों को अरेस्ट करके, क्योंकि अरेस्ट करने से क्या होता है, कुछ 20-25 लोग 30 लोग अरेस्ट हो गए तो बाकी के उनके आजू बाजू जो होते हैं सैकड़ों लोग, वो डर जाते हैं। जी। तो खास तो इसकी दो वजह, एक तो अरेस्ट करो, पकड़ो, उनको अंदर डालो, और दूसरा जो आजू बाजू में जो लोग हैं जी। जो उनको सपोर्ट करते हैं या जो उनके जैसा सोचते हैं, जी। उनके ऊपर ऐसा भय प्रस्तापित करो कि वो लोग बोलना बंद करें। तो जी। ये हो रहा है आज। जी। जी। सुष्मिता, जैसा मिहिर देसाई ने कहा कि एक्टिविस्ट को जो जेलों में डाला जा रहा है उसका मकसद ये है कि जनता डर जाए, उनके आसपास के लोग डर जाएं। फादर स्टैन स्वामी झारखंड में आदिवासियों के अधिकारों के लिए लंबे समय से काम करते रहे हैं। आप झारखंड में घूमती रहती हैं आदिवासियों के बीच भी। आपको क्या महसूस हो रहा है इस समय जो कॉरपोरेटीकरण है, कॉरपोरेट के लिए जो आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, माइनिंग के लिए वहां पर फोर्सेस गांव-गांव में पहुंच गई हैं, और जिस तरीके से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, आदिवासी कितना डरा हुआ है और आदिवासी नेतृत्व कितना उभर रहा है, वहां पर जो आदिवासी रेजिस्टेंस है वो कितना स्ट्रांग है? ये दोनों चीजों पर हम चाहेंगे आपकी टिप्पणी। तो धन्यवाद हिमांशु जी, मुझे ये मौका देने का कि मैं अपनी बात रख सकूं। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है ये कि स्पेशली क्योंकि मैं खुद झारखंड से हूँ, और झारखंड में मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। पिछले साल भी मैंने मंडल डैम और ऐसे कुछ एक जहाँ पे सरकार की नीतियां मतलब बहुत की है लोगों के हक के साथ, उन सब चीजों पे थोड़ी कहानियां लिखी थी। और फादर स्टैन स्वामी के काम को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का काम भी मतलब शोध जो रहा है जमीन के इशू पे, या फिर इसी तरीके के महत्वपूर्ण जो जमीन जंगल इन सब चीजों पे रहा है। तो फादर स्टैन स्वामी का जब मैंने काम देखा तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने आती है कि आप देखें कि झारखंड को मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में या हमारे प्राइम टाइम डिबेट में कभी भी आपने देखा होगा, मतलब अगर उसका थोड़ा सा मीडिया का हम थोड़ा एनालिसिस निकालें तो कितनी बार झारखंड शब्द का भी मतलब आपने नाम सुना होगा। बहुत बार तो जैसे मैंने बाहर जब पढ़ाई लिखाई की, बहुत लोगों को झारखंड नाम ही नहीं पता है कि एक अलग राज्य है। तो ये जब हम पीछे में एक बैकग्राउंड लेते हैं तो उसमें मुझे फादर स्टैन स्वामी का जो काम रहा है, जो उन्होंने एक मतलब बहुत ही नीतिगत तरीके से एक जमीन किसकी जमीन कैसे छीनी गई, मतलब आदिवासियों का क्या हक है, उन्होंने पेशा जो एक बहुत कानून है शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, या फिर अभी फॉरेस्ट राइट्स वनाधिकार कानून है जो 2006 का है। तो इन सब चीजों पे उन्होंने अपनी बात रखी, और सिर्फ बात ना रखते हुए, सिर्फ एक स्लोगनियरिंग ना रखते हुए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे शोध पेपर्स जो बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे शोध के कागज निकाले, डॉक्यूमेंट्स निकाले। तो उसका जो एक जो प्रभाव ये पड़ा कि मतलब लोगों को एक्चुअली पता चलने लगा कि झारखंड में किस तरीके से एक बहुत बड़े पैमाने पे जमीन का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत बड़ा एक संघर्ष चल रहा है, जहाँ पे लोग अपनी जमीन के लिए बहुत जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं, जिसका बाकी के देश में कुछ भी बात नहीं है। एक तो ये उन्होंने बहुत अहम मुद्दा रखा। दूसरा अहम मुद्दा उन्होंने ये रखा कि झारखंड में जो जेल है वहां पे आदिवासी जो है उनको कुछ भी मतलब लीगल एड, अगर किसी के पास अगर अपने रिसोर्स नहीं है तो गवर्नमेंट का ये है कि उनको लीगल एड मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से उनको वकील मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हमको भी पता है कि ये होता है नहीं। तो इस तरीके से जो आदिवासी सालों से मतलब
झूठे मुकदमों में फंसे हुए थे, उनके बारे में उन्होंने काफी मतलब डॉक्यूमेंटेशन किया कि कितने आदिवासी ऐसे जेलों में कितने साल से हैं। शायद तो ये 4000 की लिस्ट उन्होंने पब्लिश की थी। जी जी जी। तो इस तरीके का उनका काम जो है बहुत मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं बहुत उसके लिए बहुत संवेदनशील ऐसे महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके काम का बहुत ही इस तरीके का महत्व रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी अब आप देखिएगा कि जो पूरा एक एग्रीकल्चर को एक प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और उसमें एक और मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि फार्मर्स हैं, कौन किसान सिर्फ पंजाब के किसान नहीं है, झारखंड में आदिवासी किसान भी किसान है, और उनकी जमीन के बारे में, उनके हक के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो अगर हम उल्टा जाए और देखें कि फादर स्टैंड रहते तो उसका क्या असर होता, तो मुझे जरूर लगता है कि झारखंड के आदिवासी किसानों के बारे में अभी बात जरूर हो रही होती मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं ना कहीं पे। तो ये जो एक मतलब जो नीतियां आने वाली थी उसके पहले ही कुछ आवाजों को आ, ऐसा किया गया कि नहीं, मतलब हमको ये नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि आई थिंक अक्षय भी ज्यादा केस के बारे में बताएंगे, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि उसके पहले ही कुछ आवाजों को ऐसे थोड़ा शांत करने की कोशिश की गई है। जी। अक्षय, आप कैंपेन से जुड़े हैं, जो एक्टिविस्ट जेलों में बंद हैं उनके मुद्दे पर, जो खास तौर से मुंबई के लोग हैं, वो उनका प्लेटफॉर्म है। तो आप बताएं कि कितना बड़ा संकट आप देखते हैं मानवाधिकारों पर, संविधान पर, और हमारे देश के जो संसाधन हैं उनको जिस तरीके से कॉरपोरेटों के हवाले किया जा रहा है, और उसके खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं उनको जेलों में डाल दिया गया है। तो भारत के संसाधन, भारत की जनता और यहाँ का संविधान और कानून, ये कितना बड़ा संकट है, और इसका सामना आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसको फैलाने की कितनी जरूरत है सारे देश में कैंपेन को? जी, शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए बात करने का। दो चीजें हैं। एक, जैसे कि मिहिर देसाई जी ने कहा कि स्टेट का रोल क्या है इन सभी प्रोसेस में, कि कैसे मानव अधिकार अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के थोपे जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उसी के साथ साथ हमको नॉन स्टेट क्या कर रहा है वो भी देखना काफी जरूरी है। जैसे कि स्टेट में हम देख जुडिशरी और पार्लियामेंट के थ्रू अलग अलग रूल्स, अलग अलग अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, अलग अलग लॉज लाए जा रहे हैं, जिसके वजह से काफी सारा जो संविधान में जो राइट्स दिए हैं वो एक तौर पे उसका इररिलेवेंट कर दिया गया है। एक तरीके से उसका महत्व जो है वो कम कर दिया गया है। जो संविधान में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं वो, उसी के साथ साथ जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी आंदोलन लीजिए जो कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ है पिछले 7 सालों में, उसमें हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बीच में आता है जो कुछ तो गड़बड़ी करके उसमें से चला जाता है, या फिर उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत बड़ा रोल होता है उस आंदोलन को तोड़ने में, मरोड़ने में। और अभी का जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो रिजीम है, उसको भी समझने के लिए हमको ये जो स्टेट है उसका काफी तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं यूपी में पूरी सेना की सेना बनी होती है जो लव जिहाद के अगेंस्ट काम करने के लिए तैयार है, या फिर पूरी की पूरी सेना जुड़ जाती है जो कि मंदिर बांधने के लिए या उसके मोबिलाइजेशन के लिए जुड़ी हुई है। और वैसे ही हर स्टेट में ऐसे संगठन है। अगर हम आंदोलनों का देखें तो रोहित तो 9 फरवरी को जेएनयू में किया गया, जो कि वीडियो टैम्पर्ड करके चलाया गया और बताया गया कि कैसे ये
पाकिस्तान के सपोर्ट में या इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो मीडिया जो है उसमें मीडिया एक रोल प्ले करता है जो स्टेट के बाहर है, लेकिन स्टेट का एजेंडा पास ऑन करने के लिए मीडिया के काम कर रहा है। हम देखते हैं पीके कॉमर्स आंदोलन में भी वही हो रहा है। और वो सबसे जरूरी जो चीज एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव के केस के बारे में देखा जाए तो स्टेट और नॉन स्टेट दोनों कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेंट है, दोनों किस तरीके से काम कर रहा है। हम देखते हैं कि एल्गार परिषद जो है वो काफी जरूरी एक परिषद के तौर पे उभर के आया, जिसमें मुस्लिम्स, दलित, आदिवासी और बहुत जरूरी है कि ये जानना कि यहाँ का जो मराठा समाज है महाराष्ट्र के अंदर, वो भी उस प्लेटफॉर्म में साथ में जुड़ा। संभाजी ब्रिगेड नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके जुड़ा, और जो कि नई पेशवाई जो आई है बीजेपी सरकार के रूप में, उसको अपोज करने के लिए उन्होंने एक पूरा सभी जातियों को एक एंटी कास्ट और एंटी एस्टेब्लिश कॉल देके फैसिस्ट गवर्नमेंट को उसको रोकने, उसको हटा देने के लिए, और साथ उसको रोकने के लिए दो चीजें की गई। पहला तो एल्गार परिषद के दूसरे ही दिन जो प्रोसेशन होता है जो कि सालों से चलता आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस जो है 1995 के बाद ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे तो उसमें अंबेडकर जी ने भी वो भीमा कोरेगांव में गए हैं, और उसका सिग्निफिकेंस, उसका एक एंटी कास्ट कॉन्शियसनेस बिल्ड करने का जो कोशिश है वो किया गया है, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने वो किया गया है। तो वहां पे जो हमला होता है, वो हमला जो है वो संभाजी भिडे और मनोहर एकबोटे ऐसे जो हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके द्वारा किया जाता है। उसका एक बकायदा प्लानिंग होता है, बकायदा वो प्लानिंग इम्प्लीमेंट होता है। उस प्लानिंग के साथ साथ उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका ये सब काम जरूरी मानता है उनके जो रिजीम का जो फंक्शन है, रिजीम को जो चलाना है उसके लिए, और वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देता है। तो उसको उनको जो काम करना है उसको काम करके देने के लिए उनको हेल्प इन्वेस्टिगेशन होने वाला है उसको ना करते हुए, जैसे कि एल्गार परिषद के बाद ये सब जो हमले हुए उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने डिमांड की कि मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिडे जो है उन पे केसेस दर्ज हो, उस पे एक्शन हो। वो कहाँ से हुआ, लोगों ने ये भी दिखाया कि पहले से ही व्हाट्सएप के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आया। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसके अगेंस्ट कुछ भी किया नहीं जाता। तो वहां पे एक कॉन्स्पिरेसी होती है। दूसरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो जैसे कि आज रिपोर्ट ने क्लियर से ही रोना विल्सन का जो कंप्यूटर है उसमें फाइलें डाली जा रही है। तो कॉन्स्पिरेसी जो है वो अलग अलग लेवल पे हो रही है। हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस लेवल पे हो रही है और उसमें आपसी कनेक्शन क्या है। और वो जब हम ये सब आंदोलन या फिर इसमें जो मूवमेंट के पार्ट है उसमें हमको एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना कि क्यों सरकार जो है कुछ गिने चुने लोगों को उठा के अंदर डालना चाहती है, और क्यों कुछ तरीके के जो आंदोलन है उसको वो थोपना चाहती है और कुछ अलग तरीके के लोगों को बढ़ावा दे रही है। जैसे कि जो मैं नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ उसको बढ़ावा दे रहा है। जी 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 मिहिर भाई, जिस तरीके से जेलों में व्यवहार किया जा रहा है, हम देखते हैं कि फादर स्टैन स्वामी सिपर मांगते हैं तो उनको लटका दिया जाता है, लंबे समय तक नहीं दिया जाता, या जीएन साई बाबा के इलाज में जिस तरह की लापरवाही बरती जाती है, या गौतम नवलखा के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, या सुधा भारद्वाज जो घुटने के दर्द से पीड़ित हैं उनको जमानत नहीं दी जा रही, ये जो सारा हो रहा है इसको आप क्या बिल्कुल नए तरह का फेनोमेना नहीं देख रहे हैं कि खास तौर से लोगों को इतना सताया जाए कि वो
उनको शारीरिक रूप से क्षति हो जाए या उनकी जान चली जाए, उनका सेहत खराब हो जाए और वो कुछ काम करने लायक ना बचे। क्या ये आपको नहीं लगता कि जानबूझकर किया जा रहा है परेशान इन लोगों को? पहले क्या होता था कि पहले जब अरेस्ट होते थे लोग जी, तो डरते थे कि पुलिस कस्टडी में वायलेंस जो टॉर्चर होता है जी, जो एक रूटीन सा बन गया है अभी जी, कि हमको किसी भी तरह से पुलिस कस्टडी से निकालो और जेल कस्टडी में भेजो। जी, पहले उस तरह का एक ये होता था, लेकिन अब क्या होने लगा है कि सिर्फ पुलिस कस्टडी में ही नहीं लेकिन जेल कस्टडी में भी कई तरह के अलग अलग तरह के वायलेंस और अलग अलग तरह के वायलेंस हो कभी या तो परेशान करना अलग अलग तरह से वो हो रहा है। जैसे कि साईं बाबा के केस है, 90% डिसेबल्ड है फिर भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। फादर्स 10 है, 80s में है वो, और पार्किंसंस के ये है, फिर बहुत आवाज किया, बहुत कैंपेन किया, फिर उनको कुछ सहूलियत दी गई। वैसे ही अभी सांगली एक जेल है महाराष्ट्र में, वहां एक कैदी था, उसने खुदकुशी की और अपनी जो नोट थी, जैसे कि अपनी जो सुइसाइड नोट, उसने बाजू में नहीं रखी, क्योंकि बाजू में रखते तो वो जेल अथॉरिटीज उसको इधर उधर कर देते, इसलिए उन्होंने खा गए वो नोट, जो सुइसाइड नोट। और जब पोस्टमार्टम हुआ तब वो नोट मिली जिसमें उन्होंने कई जेल के कर्मचारियों के खिलाफ क्या टॉर्चर हुआ वो दिखाया। तो जो पहले बात सिर्फ पुलिस स्टेशन तक सीमित थी वो अब बढ़ती जा रही है जेलों में। और मेरे ख्याल से ये हमें बहुत, क्योंकि पहले एक तिहाड़ में होता था या एक दो जगह पे होता था, वैसे बात हम सुनते थे, लेकिन अब ये बहुत, और ये कोविड के टाइम में भी बहुत ही खराब हुआ है, क्योंकि कोविड की टेस्टिंग नहीं हुई, किसी को भी अंदर यानी किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोगों को छोड़ो, ये कोविड हो रहा है तो लोगों को एटलीस्ट टेम्पररी बेल पे छोड़ो, वो भी बहुत कम हुआ। तो एक जो इनसेंसिटिविटी हमें आ गई है कि न तो सिर्फ कन्विक्स के लिए लेकिन इवन अंडर ट्रायल्स के लिए कि जो अभी तक कन्विक्ट भी नहीं हुए हैं, जिनके खिलाफ अभी तक मुकदमा चालू है, अभी तक कोई कोर्ट ने ये नतीजा नहीं पे आए हैं कि इन्होंने कोई गुनाह किया है, उनके प्रति भी जो इंसेंसिटिविटी है। कई केसेस चालू है, कई कोर्टों में चालू है कि जेल कंडीशन सुधारो, कई जेल कमीशंस बैठे हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। कि आप जब देखते हैं कि 3 लाख की कैपेसिटी है प्रिजन्स की और 4.5 लाख कैदी आज के दिन में है प्रिजन्स में, तो आप समझ सकते हैं हालत क्या होगी। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बात अभी होने जाने वाली है वो जो ये पूरा एनआरसी का प्रोसेस है, तो एनआरसी का प्रोसेस में आप देखिए पूरे भारत के जेल की कैपेसिटी 3 लाख है, लेकिन आसाम में आप बोल रहे हैं कि करीबन 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनको डिटेंशन कैंप या जेल में डालना चाहिए। कहाँ डालेंगे? और अगर आप डालेंगे तो किस तरह की कंडीशंस होगी, किस तरह की क्या सुविधाएं वहां हो सकती है? तो लोग जेल में जाने से ही मर जाएंगे। कई लोगों ने खुदकुशी भी की है वहां आसाम में जो डिटेंशन सेंटर्स है। तो मेरे ख्याल से प्रिजन की जो कंडीशंस है वो खराब तो है ही, लेकिन और भी बदतर हो जाती रही है, और किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की। जी सुष्मिता, एक तरफ मुंबई का एक पत्रकार पकड़ा जाता है और वो सुसाइड के लिए उकसाता है, अर्नब गोस्वामी, उसको 8 दिन में सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देती है। दूसरी तरफ सिद्दीक कप्पन है जो हाथरस पीड़िता के लिए रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, वो आज भी जेल में पड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से हमारी जुडिशरी काम कर रही है, उसका जो संदेश है वो समाज में क्या जा रहा है कि आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज, इनके लिए काम करने वाले लोगों के लिए एक दूसरी चीज है और
जिसके लिए जो हमारे सरकार समर्थक लोग हैं, उनके लिए कानून दूसरी तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल, ये तो संदेश मुझे लगता है बिल्कुल साफ है सरकार की तरफ से कि एक तरफ जो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो मतलब 24 घंटे एक तरीके से जहर फैलाने का काम कर रहे हैं कि देखिए मतलब इनफैक्ट मतलब उसी संदर्भ में मुझे जहां तक याद आता है, ये जो मालवेयर का पूरा किस्सा जो है, इसको इन लोगों ने किस तरीके से चलाया था कि चिट्ठियां ये प्रधानमंत्री के असैसिनेशन यानी कि मतलब उनके हत्या के षड्यंत्र पे उन्होंने चिट्ठियां बहुत लेके मीडिया ट्रायल एक पूरा चलाया था उस वक्त, जहां तक मुझे ध्यान में है। और उस मीडिया ट्रायल का कितना बुरा असर हुआ कि जैसा कुछ परिवार के लोग पहले शेयर कर रहे थे, एक और मीटिंग हुई थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस तरीके की ट्रोलिंग होती है, सिर्फ उस इंसान की नहीं, उसके परिवार की, उसके आगे पीछे दोस्तों की, सबकी। तो ये एक तरीके की पत्रकारिता करते हैं। दूसरी तरफ पत्रकार जैसे मनदीप पुनिया का जो केस अभी तुरंत सामने आया था, जो कारवां के लिए हमारे किसानों की बात सामने रख रहे थे, उनको जेल में रख लिया जाता है। कुछ जेल में जाना कुछ पत्रकारों की हत्या हो जाती है। तो मतलब ये बिल्कुल एक तरीके से एक क्लियर मैसेजिंग है कि किस तरीके की पत्रकारिता का मतलब सपोर्ट होगा। अभी जैसे मैं काफी वन अधिकार कानून और एनवायरमेंटल लॉ पे काम करती हूँ, तो उसमें आप देखेंगे एक बहुत हफिंगटन पोस्ट करके एक अपना प्लेटफॉर्म था जिसने EIA के बारे में, मतलब जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 वाला है, जिसमें दो बहुत गंभीर मुद्दे सामने आए थे कि एक पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस और पब्लिक मीटिंग हटा देना, यानी कि जन सुनवाई का क्लॉज ही, जन सुनवाई जहां पे आदिवासियों या फिर जो जमीन के हकदार उनको मौका मिलता है अपनी बात रखने का। तो जन सुनवाई जैसा क्लॉज ये EIA 2020 हटा रहा था। तो उसके अगेंस्ट भी नहीं बोलूंगी मैं, उसके बारे में उन्होंने बस एक एनालिसिस दिया, एक समीक्षा की कि किस तरीके से, और उसका ही मुझे लगता है परिणाम कि उनका फिर कहाँ से फंडिंग आ रही है, ये सब सारे मुद्दे आ जाते हैं फिर सामने। फिर अभी आप देख लीजिए इसी तरीके से कितने लोग जो किसान आंदोलन को लेके जेल में है, जैसे नवदीप कौर हो गई। नवदीप कौर जो एक दलित ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट है, जो उन्होंने समर्थन दिया किसान आंदोलन को, और वो अपने कंपनी में भी, जो कुंडली एरिया में जो कंपनी है उसमें भी वो काफी एक्टिव थी। तो उनको अभी 1 महीने से जेल में रखा गया, और लोगों का ये भी कहना है कि उनके साथ यौनिक हिंसा भी हुई है। तो ये सारी जो समाचार है, ये आप कभी भी देखेंगे कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आएगा। ये आपको अर्नब गोस्वामी या अपने सुधीर चौधरी कभी नहीं दिखाएंगे। इसके लिए आपको ट्विटर या फिर फेसबुक पे जाना पड़ेगा। तो ये क्लियर मैसेजिंग है कि मतलब जो कुछ मुद्दे हैं, जो दलित आदिवासियों के मुद्दे हैं, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो मुस्लिम जनों के मुद्दे हैं, वो हमको शायद से मेन स्ट्रीम मीडिया पे या प्राइम टाइम डिबेट में हमको एक उसका ठीक ठाक समीक्षाकरण नहीं मिलेगा। तो ये मुझे लगता है जो मैंने देखा अभी तक। तो हमारे समय की सीमा है, लेकिन बातें बहुत महत्वपूर्ण आज हो रही हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि फिर कभी मौका निकाल करके बातचीत हम जारी रखेंगे। आज आप लोग इसमें शामिल हुए और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।